इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बड़े दिनों से लोगों को इंतज़ार था कि यूपीएससी जिहाद पर क्या हो रहा है। सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने यूपीएससी जिहाद पर अपने पूरा विषय रखा था और एक 4 एपिसोड हुए भी थे। पूरे देश में यूपीएससी जिहाद के जो एपिसोड हुए वो एपिसोडों ने तहलका मचा कर रख दिया था। एक नए तरह का जिहाद समझ में आया था। हालांकि मैंने आज से 2 वर्ष पहले यूपीएससी में या जुडिशल सर्विसेज में जिहाद को लेकर इन शब्दों के साथ नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी टारगेट बनाकर इसमें घुसने की कोशिश कर रही है और ख़ास तौर से वो लोग इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं जो मदरसा छाप हैं या जो पीएफआई जैसे फाउंडेशन है। क्योंकि मेरे पास एक मुल्ला जी स्वयं मिलने आए थे और उन्होंने ये ऑफ़र दिया था। चूँकि मैं ऐसे ऑफ़र्स को कभी स्वीकार नहीं करता जो देश के विरुद्ध चले जाएँ, इसलिए मैंने उनको साफ इनकार कर दिया था जुडिशल सर्विसेज को लेकर। उनका कहना था कि हम आपको कुछ स्टूडेंट्स देंगे, उनकी कुछ कंसेशन फ़ीस पर उनको पढ़ाइए। लेकिन मेरे बारे में जब बाकी इंस्टीट्यूटों से या अगल बगल पढ़ने की पता करने की कोशिश की होगी तो साफ पता लगा होगा कि मैं अगर टीचिंग भी करता हूँ तो राष्ट्रवादिता की टीचिंग करता हूँ। मैं टीचर कम और राष्ट्रवादी ज़्यादा हूँ। विषय अगर मैं समझाऊंगा तो राष्ट्र के चिंतन के साथ समझाऊंगा, क्योंकि विषय समझाना या विषय पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, विषय के साथ राष्ट्र चिंतन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग, हरीश साल्वे जैसे, या मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि अंग्रेज भी बड़ा इंटेलिजेंट था जिसने हमको गुलाम बनाया, लेकिन वो अपने राष्ट्र की चिंता करने वाला था, हमारे राष्ट्र की चिंता करने वाला नहीं था। इसलिए ऐसे लोगों को जब तक व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा व्यक्ति का, जब तक वो अपने राष्ट्र का चिंतन करना नहीं सीखेगा, तब तक वो कितना भी धन से सफल हो सकता है, लेकिन वो राष्ट्र से सफल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे पास आने के बावजूद वो दोबारा लौटकर नहीं आए मेरे से भेंट करने के बाद, क्योंकि मैंने कहा कि मैं ऐसा कोई कंसेशन किसी को नहीं देता और ऐसे किसी रिलीजन के नाम से किसी को तैयार नहीं करता। क्योंकि मेरा मानना है कि जुडिशरी या लॉ एक वेपन है और आज की तारीख में बहुत बड़ा वेपन है। ये वेपन ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए जो उसका मिसयूज़ करें। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे बम, परमाणु बम और एटम बम आपके पास हैं, लेकिन वो गलत हाथों में पाकिस्तान जैसे कंट्रियों पे अगर चला जाएगा तो वो उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे ये तो हम समझ सकते हैं। इसलिए हमने उन लोगों को मना किया। बाद में उन्होंने कहा कि हम अपने डेलीगेशन के साथ आएंगे, लेकिन उन्होंने को पता करने की कोशिश की होगी तो दोबारा मेरे पास आए नहीं। फिर उस पर मैंने एक एपिसोड बनाया और एपिसोड बनाने के बाद कहा कि ये कुछ लोगों की क्या मंशा है भारत में। बाद में वो धीरे धीरे करके बढ़ा और बढ़ने के बाद सुदर्शन ने उस पर एपिसोड्स बनाए, क्योंकि वो एक मीडिया का एक रियल साधन है, अच्छा साधन है उनके पास। हमारे पास होता तो शायद हम भी इन साधनों का बड़े से इस्तेमाल करते, लेकिन अपने पास दुर्भाग्यवश ऐसे साधन नहीं हैं और कोई अपने पास फंडिंग भी ऐसी नहीं हो सकती। हम तो ये यूट्यूब चैनल ही बड़ी मुश्किल से चलाते हैं कि कैसे अरेंज करते हैं लोगों को, कैसे लोगों की मदद लेते हैं और उसके बाद अपना समय निकाल कर कैसे उस पर रिसर्चें करवाते हैं। रिसर्चें करवा के आपको देश दुनिया में आज क्या चल रहा है उसके लिए राष्ट्रीय चिंतन के साथ उसका विश्लेषण करते हैं। मैं सिर्फ विश्लेषण करता हूँ, उसमें राष्ट्रीय चिंतन डालता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं डालता। जैसा भी यूपीएससी जिहाद के मामले में मैंने लगातार उस समय भी कहा था कि हमको एक मूवमेंट चलाते हैं, जैसे मैं 370 का मूवमेंट चला रहा था तो हमारे बड़े सब ये कह रहे थे कि मूवमेंट चलाते समय कहीं रुकना नहीं है और ऐसा कोई बाधा पैदा नहीं करनी जो संविधान और देश के कानून के अनुसार ठीक ना हो। तो मूवमेंट तो चलाना अच्छा है, लेकिन कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना। इसलिए कानून के जो दायरे हैं उन दायरों के अंदर ही एक रास्ता निकाल कर चलना, उससे ये करना कि पूरे देश को अनुभव मिले, पूरे देश को सूचनाएं मिले, लेकिन वो सूचनाएं कहीं कानून के अड़ंगे में नहीं, क्योंकि कानून ने एक बार फंसा लिया तो हमारा मूवमेंट पूरा का पूरा बहुत लंबे समय के लिए खिंच जाता है। जैसे यूपीएससी जिहाद का मामला उस समय बड़े अच्छे से उठा था, लेकिन हमारे प्रेजेंटेशन को लेकर, यानी कि चौहान के प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत सारे प्रश्न आए, क्योंकि संविधान भी ऐसी अनुमति नहीं देता कि आप सीधे सीधे किसी कम्युनिटी को टारगेट करें। आप रिसर्च करिए, आप न्यूज़ दीजिए,
न्यूज़ में आप रिसर्च वर्क करिए, उसमें आप एक एनालिटिकल वर्क करिए, लेकिन संविधान जैसा कहता है या आईपीसी जैसा कहते हैं, सेक्शन 153 कैपिटल ए, 153 कैपिटल बी या कॉन्स्टिट्यूशन में हिट रेट, ये नहीं करना, इसका ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट को सीधा चैलेंज नहीं करना, किसी व्यक्ति को सीधा चैलेंज नहीं करना, ये हमको ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज हम इन कानूनी पचड़ों में पड़े तो हम लंबे खिंच सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक्शन लेना चाहा तो केंद्र की सरकार ने एक अच्छा कदम उठाते हुए उनके मैटर को अपने संज्ञान में लिया, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में गया। मैंने उस समय भी पूरा बताया था, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में जब हम 370 कर रहे थे तो मीडिया को कैसे, और ये फेक न्यूज़ जो चल रही थी जम्मू कश्मीर को लेकर, इनके खिलाफ कैसे एक्शन लें और इन चैनल्स को कैसे आड़े हाथों लिया जाए जो जम्मू कश्मीर के विषय में नेगेटिविटी दिखाना बंद कर दें, या एनडीटीवी जैसे चैनल रॉन्ग न्यूज़ देना बंद कर दें। हमने एनडीटीवी के ऊपर भी बहुत सारे केसेस किए थे, द वायर के ऊपर बहुत सारे नोटिस किए थे, या उस समय तिरंगा टीवी जो बाद में बंद हो गया उस पर बहुत सारे नोटिस किए थे, और हमने ये सब करके लगभग 700 देश के चैनल बंद करवाए थे, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसमें राजनाथ सिंह जी बैठा हुआ करते थे, उन्होंने उन चैनल्स को बैन कर दिया था। कुछ असम से चलते थे, कुछ हैदराबाद से चलते थे, बहुत सारे जम्मू कश्मीर से चलते थे, कुछ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या और जो मुस्लिम बाहुल्य एरिए हैं वहाँ से चलते थे, उनको सबको बैन किया था। तो हमने एक लंबे समय, तो मैंने कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने ये मैटर अपने पास लेके सुदर्शन न्यूज़ चैनल को किसी न किसी तरह से बचा लिया है। और उस समय मैंने ये भी कहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र सरकार से पूछ रहा है और केंद्र सरकार कह रहा है कि हम कंसीडर कर रहे हैं, हमने नोटिस इशू किया है और केंद्र सरकार इसको खोलेगी, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन साथ में जारी किए जाएंगे। आज केंद्र सरकार ने या कल केंद्र सरकार ने इस पर इंस्ट्रक्शन जारी करते हुए 4 नवंबर को, हालांकि उन्होंने अपने ऑर्डर कर दिए थे, लेकिन वो पब्लिक डोमेन पे नहीं आ पाए क्योंकि कोर्ट के पास ऑर्डर जाने थे। वो ऑर्डर कोर्ट के पास आज खोले गए, आज से मतलब वेंसडे को खोले गए, और कोर्ट को उन्होंने आगाह किया कि हमने यूपीएससी के जो ये जिहाद बिंदास बोल यूपीएससी जिहाद नाम का एक शो चल रहा है, उस शो में उनको शो चलाने की अनुमति दे दी है। उस शो चलाने की अनुमति में उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई बयान वायरल नहीं होना चाहिए जो कि किसी कम्युनिटी को हर्ट करे, ऐसा कोई एपिसोड नहीं बनना चाहिए जो सीधे पूरी कम्युनिटी को टारगेट करे। आप एनालिसिस करिए, एनालिसिस करके देश को बताइए, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करिए, देश को बताइए। हालांकि शुरू में जब सुप्रीम कोर्ट में ये पहली पिटीशन फाइल हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 जजों के बेंच ने कि हम इसमें क्या ब्लैंक ऑर्डर कर दें, अभी जब तक एपिसोड पब्लिश नहीं हुए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। वो प्रोमो पर केवल लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोमो पर रिस्ट्रिक्शन लगाने से मना कर दिया था। बाद में जब शो पब्लिश हुआ तो दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूछा कि भाई इस तरह का है कि आप क्या कहते हैं। केंद्र सरकार ने कहा चलने दो, यानी कि फिर दोबारा केंद्र सरकार ने उनकी मदद की, लेकिन फिर और तल्ख शब्दों का इस्तेमाल होने लगा। सत्य भी अगर कहना तो सत्य को कहने का तरीका होना चाहिए, देशकाल परिस्थितियों के अनुसार ही सत्य कहना चाहिए। मैं अशोक चौहान के को इस बात की मैंने पर्सनली फ़ोन पर सलाह भी दी थी कि नहीं, ये हमें सत्य कहना, लेकिन सत्य ऐसा कहना कि लोगों को समझ में आए, लेकिन कानूनी पचड़े में हम ना पड़े। आज केंद्र सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ कि इन तल्ख शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, सीधे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपके पास जो रिसर्च है उस रिसर्च को प्रेजेंट करिए। मैंने उनको बार बार सलाह दी है कि आपको रिसर्च प्रेजेंट करवानी है तो एडवोकेट्स को बुलाइए, उस विषय के जानकारों को बुलाइए, उस विषय के स्पेशलिस्टों को बुलवाइए, उनके सामने अपने एनालिसिस रखिए, उस एनालिसिस से उनसे पूछिए, वो अपनी बात कहेंगे। तो ये अलाउड है कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को एक्सपर्ट्स के थ्रू कहलवाएं, जो उस विषय के एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट जब कहेगा तो कानून को ध्यान में रखते हुए कहेगा। मैं जब बोलूँगा तो मैं कानून को ध्यान में रखते हुए बोलूँगा। 3870 जब हम कर रहे थे तो बहुत लोग हमको उकसा के बुलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमको मालूम था कि हमें किसी पब्लिकेशन के कानून में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें जो सत्यता है वो देश को बतानी है। हम अपनी रिसर्च कर रहे थे, देश को बता रहे थे।
लेकिन हम किसी कानून का उल्लंघन करने की सोच भी नहीं रहे थे और ऐसा नहीं सोच रहे थे। इसके साथ साथ हम ये भी सोच रहे थे कि कानून के पड़ंगे में कहीं पड़ ना जाए, यानी कि बच कर निकलना है, ऑब्जेक्ट भी पूरा करना, बच कर भी निकलना है। हमने आंदोलन पूरा किया, 3870 गया, 35 कैपिटल ए गया, जम्मू कश्मीर में नई बयार आई, जम्मू कश्मीर एक अच्छा सुशासनिक स्टेट बनने के लिए अग्रसर हुआ। लेकिन हम इस सफल आंदोलन के बाद ये अनुभव ले पाए कि 10वीं वर्ष तक आंदोलन करने के बावजूद कोई लीगली हमको नहीं फंसा पाया, जबकि हमने पूरे देश को अवेयर किया, पूरे देश को सच्चाई बताकर खड़ा किया कि क्या अत्याचार, क्या अन्याय चल रहे हैं। यूपीसी जिहाद के मामले में भी मैंने पीछे धनतेरस जिहाद भी निकाल के पर भी एक एपिसोड बनाया था, जिसमें कहा था कि सोने पर अगली नज़र है और सोने में मुस्लिम कम्युनिटी बड़ी तेज़ी से लोगों को तैयार करके घुसट रही है, कारीगरी के क्षेत्र में घुसट रही है, ताकि मार्केट का सोना उनके पास हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और एक दिन अचानक जब उनको ऐसा कुछ अवसर मिले तो वो पूरा सोना गायब हो जाए, जिससे आंदोलन करने के लिए, जिससे देश में आतंक फैलाने के लिए धन भी मुहैया हो सके। आज केंद्र सरकार ने जब यूपीएससी जिहाद बिंदास बोल को परमिशन दी और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए, जैसे मैंने तब भी कहा था कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, केंद्र सरकार ने वैसे ही कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए उनको परमिट कर दिया। अब कोर्ट में चूंकि मामला है, अब कोर्ट उसको किस प्रकार स्वीकार करता है ये अगली स्टेप होगी। लेकिन अभी फिलहाल केंद्र ने परमिट कर दिया है, लेकिन कोर्ट का स्टे जारी है, इसलिए कोर्ट के स्टे को अब हटवाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और जैसे ही कोर्ट का स्टे उस पर प्रोग्राम से हटेगा, वो प्रोग्राम फिर से पब्लिक ब्रॉडकास्ट होगा और हमारे देश के लिए सारे नौजवानों को एक सीख देने की उसमें नई पहल होगी। इससे ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई कम्युनिटी धन खर्च करके इस कंपटीशन में घुसड़ने की कोशिश करे, तो आप जिनको चिंता है इन विषयों की, वो क्यों नहीं बाकी समाज को प्रिपेयर करते, उनकी मदद करते, उन गरीब बच्चों की मदद करते, उन बच्चों की जिनके पास पैसे नहीं हैं, उन ट्यूटर्स की जिनके पास पैसा नहीं है, उन संस्थानों की जो करना चाहते हैं लेकिन वो बजट से मजबूर हैं। क्यों नहीं देश खड़ा होकर ऐसे राष्ट्रवादियों की मदद करता, जो राष्ट्रवादी यूपीएससी, पीएससी या जुडिशियल सर्विसेज में वो ही जाएं जो राष्ट्र को जानते हों, जो राष्ट्र के विषय में काम करना चाहते हों। मैं आह्वान करता हूं पूरे देश से कि आप अगर कुछ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, आप हमारी वेबसाइटों पर भी हमको लिख सकते हैं, आप हमारी मेल पर हमको लिख सकते हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं। हम एलिजिबल बच्चों को ढूंढकर आपके पैसे से उनको तैयार करने के लिए अग्रसर होंगे, उनको अवश्य मदद करेंगे, उनसे आपका कॉन्टैक्ट करवाएंगे। आप उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट लीजिए कि क्या चल रहा है, उनकी मदद सीधे करिए ऐसे बच्चों की जो करना चाहते हैं लेकिन धन से मजबूर हैं। मुझे लगता है कि जब आप ये कर पाएंगे, तभी ये बिंदास बोल या यूपीएससी जिहाद जो एपिसोड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एनालिसिस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक आप सोल्यूशन नहीं देंगे तब तक इन एनालिसिस का कोई फ़ायदा नहीं होता। और सोल्यूशन भारतीय समाज दे सकता है, विदेशों में रहने वाले लोग जो भारत में लोगों की मदद कर सकते हैं, भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लिए लोग ऐसे जाएं जो राष्ट्रवादी हों। लेकिन धन के अभाव में ऐसा ना हो कि दूसरी कम्युनिटी धन प्रोवाइड करवा कर दूषित मानसिकता के लोगों को वहाँ बिठा दे और हमारे लिए भविष्य के लिए बहुत बड़े संकट तैयार हों। हमने ये जो ऐप शुरू किया था वो उसका उद्देश्य यही था कि कुछ गरीब बच्चों की मदद की जाए, कुछ डोनर्स उसमें डोनेशन डालें ताकि गरीब बच्चे जो एलिजिबल हैं वो अप्लाई करें तो उनके लिए मदद हो सके। अब वो क्राइटेरिया क्या हो, कैसे चयन होगा, वो सब हम करेंगे। आपसे भी विचार करेंगे कि आप किस प्रकार के विकलांगों की मदद करना चाहते हैं, एससीज की मदद करना चाहते हैं, ओबीसी की मदद करना चाहते हैं, महिलाओं की मदद करना चाहते हैं, या वीकर सेक्शन की मदद करना चाहते हैं, या फिजिकली हैंडीकैप्ड की मदद करना चाहते हैं। और कैसे पहचानेंगे? आपकी उन कैंडिडेटों से भेंट हो, उन कैंडिडेटों से आपका परिचय हो और आपको लगे तो उनकी मदद आप करें, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में, जुडिशियल मशीनरी में राष्ट्रवादी लोग जाएं और वो न जा पाएं। लेकिन ये पूरी एनालिसिस जो बिंदास बोल में दिखाई जा रही है, इसका कोई मायने नहीं होगा अगर आप ऑल्टरनेट अधिकारी की नहीं भेजेंगे, क्योंकि फिर बेस्ट इन बस्ट वही होगा,
वो तैयारी कर रहे होंगे, उनमें से जो बेस्ट मिलेगा वही जाएंगे। आप सब कुछ चिंता करने के बावजूद रोक नहीं पाएंगे। रोकने के लिए आपको चाहिए कि उनसे बड़ी लकीर आपको खींचनी पड़ेगी। मैं समझ सकता हूँ कि आप ज़रूर मुझे लिखेंगे कि आप कुछ लोगों की मदद करना चाहते हैं, और वो लोग भी लिखेंगे जो धन के अभाव में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी लिखेंगे। हम दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। एक नई वेबसाइट इसी मामले पर बना रहे हैं, वो nyaindia.com पर चलाएंगे, ताकि डोनर्स अपनी इच्छा जाहिर कर सकेंगे हम मदद करना चाहते हैं, और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट बता सकें कि हम चाहते हैं। उनका हम क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि वो कौन कौन किस प्रकार के क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उनके एविडेंसेस क्या होने चाहिए, ताकि वो मदद के लिए एलिजिबल पर्सन्स हों। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।